नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस में एक खास भर्ती पर बात करने वाले हैं। जी। पुलिस मुख्यालय के तहत ये पद निकले हैं, सूबेदार स्टेनो और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब एएसआई मिनिस्ट्रियल। 2025 की भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई है। हमारे पास ना वो कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भोपाल की पूरी नियम किताब है। हाँ, ऑफिशियल रूल बुक। बिल्कुल। और आज हम इसी में से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग सोच रहे हैं अप्लाई करने का उन्हें थोड़ी आसानी हो। हाँ, जरूर। तो तैयार हैं इस जानकारी के सागर में गोता लगाने के लिए? बिल्कुल। देखिए, ये उन लोगों के लिए सच में एक अच्छा मौका है जो पुलिस विभाग में, मतलब ऑफिस वाले कामों में, अनुसचिवीय भूमिकाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये नियम किताब काफी बड़ी है, सही कहा आपने। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कौन से पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, चुनाव कैसे होगा, और हाँ, जरूरी तारीखें क्या हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पद कौन कौन से हैं। आपने बताया सूबेदार, अनुसूचीवीय, स्टेनो वाले जी, शीघ्र लेखक, और सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई। अनुसूचीवीय। हाँ, ये पुलिस के अलग अलग विंग्स में है ना, जैसे सामान्य, विशेष, मैदानी इकाई, सीआईडी। हाँ, बिल्कुल। और पद भी ठीक ठाक संख्या में है। जैसे एएसआई अनुसूचीवीय मैदानी इकाई में शायद 220 पद हैं और सामान्य शाखा में 110। अच्छा खासा नंबर है तो। हाँ। और सूबेदार स्टेनो के लिए भी है पद। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, तारीखें। ये जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। बिल्कुल। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा 3 अक्टूबर 2025 से और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर 2025। सिर्फ 15 दिन मिल रहे हैं लगभग। हाँ, समय कम है। और अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसे सुधारने की आखिरी तारीख है 22 अक्टूबर 2025। ठीक है। और परीक्षा होगी 10 दिसंबर 2025 से शुरू। अच्छा, मतलब तैयारी के लिए भी ठीक ठाक समय है अक्टूबर के बाद। हाँ। लेकिन ये तारीखें, खासतौर पर 17 अक्टूबर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नहीं है। नियम ये कहता है कि आपके जितने भी जरूरी सर्टिफिकेट हैं, मतलब आपकी पढ़ाई के, उम्र का सबूत, जाति प्रमाण पत्र या कोई और योग्यता का सर्टिफिकेट, अच्छा। वो सब इसी तारीख यानी 17 अक्टूबर 2025 या उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट 18 अक्टूबर का है तो वो मान्य नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही क्रिटिकल बात है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे 17 अक्टूबर तक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और फॉर्म भरने की फीस? वो कितनी है? हाँ, फीस देखिए, जो सीधी भर्ती वाले पद हैं उनमें जो अनारक्षित हैं, मतलब जनरल कैटेगरी, उनके लिए है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ओके। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। ठीक है। और अगर किसी कियोस्क से भरवाते हैं, एमपी ऑनलाइन वाले? हाँ, तो फिर 60 रुपये का पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। समझ गया। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन कौन योग्य है, कौन अप्लाई कर सकता है। जी। पहली शर्त तो सीधी सी है, भारत का नागरिक हो। हाँ, वो तो है ही। और एक वो बच्चों की संख्या वाला नियम भी है ना? हाँ, वो भी है। नियम यह है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो, तो वो सामान्यतः पात्र नहीं होंगे। अच्छा। हालांकि रूल बुक में कुछ अपवाद भी लिखे हैं, पर मोटा नियम यही है। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पढ़ाई लिखाई, मतलब शैक्षणिक योग्यता। ये भी 17 अक्टूबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए ना? जी हाँ, कट ऑफ डेट वही है 17 अक्टूबर। तो सूबेदार स्टेनो के लिए देखिए, हाँ, 12वीं यानी 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है। साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड वाली शॉर्ट हैंड परीक्षा पास होनी चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट। ओके। और सीपीसीटी, कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणीकरण परीक्षा। यस। ये हिंदी टाइपिंग के साथ पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। सीपीसीटी तो आजकल बहुत जगह मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा या सीओपीए या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जैसा कोई कोर्स भी चाहिए। रूल बुक में इसकी पूरी लिस्ट दी है। कई विकल्प हैं। अच्छा, मतलब कई ऑप्शंस हैं कंप्यूटर योग्यता के लिए। जी। अब एएसआई अनुसचिवीय की बात करें, हाँ, इसके लिए भी 12वीं पास, 12+2। ठीक है। और यहाँ भी सीपीसीटी परीक्षा हिंदी टाइपिंग के साथ पास होना अनिवार्य है। यहाँ भी सीपीसीटी जरूरी है। हाँ जी।
हाँ जी। और कंप्यूटर योग्यता के लिए यहाँ भी वही कई ऑप्शंस हैं, जैसे कंप्यूटर में डिग्री हो या डिप्लोमा हो या COPA या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। लिस्ट में से कोई एक योग्यता 17 अक्टूबर तक पूरी होनी चाहिए। तो मतलब CPCT वाली बात तो भाई गांठ बांध लेनी है, दोनों ही पदों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, हिंदी टाइपिंग वाला स्कॉट कार्ड जरूरी है CPCT का, और सूबेदार के लिए वो 100 WPM शॉर्ट हैंड अलग से। उम्मीदवारों को वो कंप्यूटर वाले ऑप्शंस ध्यान से देख लेने चाहिए रोल बुक में। हाँ, वो बहुत जरूरी है, अपनी योग्यता को लिस्ट से मिलाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र की, एज लिमिट। इसकी गिनती भी 17 अक्टूबर 2025 को ही होगी। जी, उसी तारीख को। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के पुरुष हैं और जो दूसरे राज्यों के सभी उम्मीदवार हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, हाँ, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा है 33 साल। 33 साल, ओके। फिर मध्य प्रदेश की जो निवासी महिलाएं हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, सबके लिए ऊपरी आयु सीमा 38 साल है। महिलाओं के लिए 5 साल ज्यादा। जी, और मध्य प्रदेश के ही निवासी जो आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं, मतलब SC, ST, OBC, और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी है या नगर सैनिक है, उनके लिए भी ऊपरी आयु सीमा 38 साल है। अच्छा, तो पुरुषों में आरक्षित वर्ग और महिलाओं को 38 साल तक मौका है। हाँ, मोटे तौर पे यही है। और कुछ खास छूटें भी होती है ना, जैसे खिलाड़ियों के लिए? हाँ है, लेकिन ये ज्यादातर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है, जैसे विक्रम पुरस्कार विजेता हैं या जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है, उन्हें उम्र में छूट मिलती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग से नियम है। भूतपूर्व सैनिकों का क्या नियम है? उनके लिए ऐसा है कि उनकी जो उम्र है, उसमें से उनकी सेना की नौकरी का समय घटा दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ये छूट मिलने के बाद भी उनकी उम्र जो पद के लिए तय ऊपरी सीमा है, उससे 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गया। और ये बिल्कुल साफ है कि उम्र में छूट हो या आरक्षण का लाभ, ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हो। मतलब दूसरे राज्य वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही आएंगे और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, उन्हें 33 साल वाली आयु सीमा ही देखनी होगी और अनारक्षित पदों पर ही वो दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब शारीरिक मापदंड, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। वैसे ये ऑफिस जॉब है तो फील्ड ड्यूटी जैसे कड़े नहीं होंगे शायद? हाँ, उतने कड़े नहीं है। पुरुषों के लिए कम से कम ऊंचाई चाहिए 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर। और इसमें कोई छूट है? नहीं, रूल बुक में साफ लिखा है कि ऊंचाई में कोई छूट नहीं मिलेगी और सीने की माप की जरूरत इन पदों के लिए नहीं है। अच्छा, चेस्ट मेजरमेंट नहीं है? जी, ऊंचाई के अलावा सेहत से जुड़े कुछ और मानक भी हैं। इनकी जांच फिर जिला मेडिकल बोर्ड करता है। जैसे आंखों की रोशनी, बिना चश्मे के एक आंख 6 से 9 और दूसरी 6 से 12 से कम नहीं होनी चाहिए। रंगों की पहचान ठीक होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस ना हो। और साथ ही वो नॉक्टनी यानी घुटनों का आपस में टकराना या फ्लैट फुट यानी पैर का सपाट होना, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। और कोई ऐसी शारीरिक विकलांगता ना हो जिससे पुलिस की नौकरी करने में दिक्कत आए। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी जरूरी हैं। जी, चलिए, ये तो हो गई योग्यता की पूरी बात। अब देखते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे, मतलब प्रक्रिया क्या है? हाँ, चयन प्रक्रिया ये मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटी है। 2 स्टेज? हाँ, पहला पड़ाव है कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB भोपाल, जो एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा लेगा। अच्छा, ESB एग्जाम लेगा? जी, और दूसरा पड़ाव, जो लोग इस पहले पड़ाव में पास होंगे उनके लिए पुलिस विभाग खुद दस्तावेजों की जांच करेगा और एक प्रैक्टिकल परीक्षा लेगा। ओके, तो पहले ESB का रिटन टेस्ट, फिर पुलिस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट। बिल्कुल। तो ये जो पहली ऑनलाइन परीक्षा है ESB वाली, हाँ, ये कैसी होगी? ये 100 नंबर की होगी और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर, 2 घंटे, ठीक है। परीक्षा हिंदी भाषा में होगी और सारे सवाल वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मतलब ऑप्शन वाले सवाल। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस के 3 हिस्से हैं। पहला है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ये 40 नंबर का है। GK और रीजनिंग 40 मार्क्स। दूसरा है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ये 30 नंबर का। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स। और तीसरा है विज्ञान और सरल अंकगणित, ये भी 30 नंबर का। साइंस और बेसिक मैथ्स 30 मार्क्स। तो कुल 100 हो गए। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा।
अगर गलत जवाब दिया या सवाल छोड़ दिया तो 0 नंबर, कोई नंबर कटेगा नहीं। चलो, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है क्या? कि दूसरे पड़ाव के लिए जो उम्मीदवार चुने जाएंगे वो सिर्फ नंबरों के मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं चुने जाएंगे। तो फिर कैसे? वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर चुने जाएंगे। परसेंटाइल? अच्छा, वो कैसे काम करता है? नियम ये कहता है कि हर कैटेगरी में, मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी सीटें विज्ञापित हैं उसके 7 गुना उम्मीदवारों को दूसरे पड़ाव के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 7 गुना? ये 7 टाइम्स। और जिस परसेंटाइल स्कोर पर ये 7 गुना उम्मीदवार पूरे हो जाएंगे वही उस कैटेगरी का कट ऑफ परसेंटाइल बन जाएगा। ये पहले से तय नहीं होता, ये परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि किस परसेंटाइल तक के लोगों को बुलाया गया है। ओहो, मतलब कट ऑफ पहले से पता नहीं चलेगा, वो डायनामिक होगा। जी, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये थोड़ा अलग है सामान्य मेरिट लिस्ट से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर कर लेता है, फिर आता है दूसरा पड़ाव जो पुलिस विभाग कराएगा, उसमें क्या क्या होगा? हाँ, दूसरे पड़ाव में 2 मुख्य चीजें होंगी। पहला तो है दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा। इसमें अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दी थी, आपकी पढ़ाई, उम्र, जाति, सीपीसीटी स्कोर कार्ड, शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट अगर लागू हो, उन सब के असली सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। और ये सब 17 अक्टूबर या उससे पहले के होने चाहिए? बिल्कुल, ये बात बार बार ध्यान रखनी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बाद का हुआ तो दिक्कत हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स के बाद? डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। ये पद के हिसाब से अलग अलग है। हाँ, बताइए। सूबेदार स्टेनो के लिए होगी हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा। 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा और फिर उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। ऐसे 2 डिक्टेशंस होंगे शायद। ओके, शॉर्ट हैंड, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन। जी, और एएसआई अनुसचिवीय के लिए होगी हिंदी टाइपिंग की परीक्षा। इसमें लगभग 600 शब्दों के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और हर पैराग्राफ को आधे आधे घंटे में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। मतलब टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाएगी? हाँ, और एक जरूरी बात यह है कि इस प्रैक्टिकल परीक्षा में, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो या टाइपिंग, कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% मिनिमम? जी हाँ, अगर 30% से कम आए तो आप फेल माने जाएंगे, भले ही आपके लिखित परीक्षा में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। तो प्रैक्टिकल को हल्के में नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, हाँ, वो सिर्फ लिखित परीक्षा या सिर्फ प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर नहीं बनेगी, बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में मिले नंबर और प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों पदों के लिए लागू में मिले नंबरों को जोड़कर जो कुल स्कोर बनेगा उसके आधार पर तैयार होगी। अच्छा, मतलब दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट के लिए? जी हाँ, तो दोनों ही चरणों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल होना होगा। ये पूरी प्रक्रिया अब साफ हो गई। हाँ जी, अब कुछ और जरूरी बातें, जैसे आरक्षण। हाँ, रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है? देखिए, मध्य प्रदेश के जो आरक्षण नियम है वही लागू होंगे। वर्टिकल आरक्षण मतलब श्रेणीवार, उसमें एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 27%। 27% ओबीसी? हाँ, लेकिन ये शायद अभी कोर्ट के किसी आदेश के अधीन है, ऐसा रूल बुक में लिखा है। तो जो भी उस समय सरकारी आदेश होगा वो लागू होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है। इसमें महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में मिलाकर 35% पद आरक्षित रहेंगे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित हैं। और ये सब आरक्षण का फायदा सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा? जी हाँ, बार बार ये बात दोहराई जा रही है रूल बुक में कि आरक्षण और उम्र में छूट का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा। समझ गया। अब आते हैं सबके पसंदीदा सवाल पर, सैलरी कितनी मिलेगी? हाँ, तो देखिए, सूबेदार स्टेनो का जो वेतनमान है वो लेवल 9 का है। पे मैट्रिक्स में ये 36,200 से 1,14,800 रुपए का स्केल है। लेवल 9 अच्छा स्केल है। जी, और एएसआई अनुसचिविया का वेतनमान लेवल 4 का है। ये 19,500 से 62,000 रुपए का स्केल है। लेवल 4, ठीक है। लेकिन यहाँ सैलरी को लेकर एक बहुत जरूरी नियम है जो शायद सबको पता होना चाहिए। क्या नियम है? ये दिसंबर 2019 का एक सरकारी आदेश है मध्य प्रदेश का। उसके अनुसार सीधी भर्ती से जो भी नियुक्त होंगे उन्हें पहले 3 साल प्रोबेशन पर, यानी परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। 3 साल प्रोबेशन? हाँ,
और इस दौरान उन्हें पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पहले साल उन्हें वेतनमान के न्यूनतम का 70% स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%। अरे, मतलब 3 साल तक सैलरी कम मिलेगी? जी हाँ, ये 3 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद ही उन्हें वेतनमान की जो पूरी न्यूनतम सैलरी है वो मिलनी शुरू होगी। हालांकि जो दूसरे भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, वो शायद नियमों के अनुसार मिलेंगे, लेकिन बेसिक पे कम रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्वाइन करने वालों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बिल्कुल, ये नियम रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्टिंग के बारे में भी कुछ नियम थे शायद? हाँ, कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि पहली पोस्टिंग जिस इकाई या जिले में होगी वहां कम से कम 5 साल सेवा करनी होगी। 5 साल एक जगह? जी। और आमतौर पर अपने गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसका एक अपवाद है पुलिस मुख्यालय भोपाल। अगर पोस्टिंग PHQ भोपाल में होती है तो वो गृह जिला हो सकता है। और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, मध्य प्रदेश में या बाहर भी? हाँ, लिखा है कि मध्य प्रदेश में या राज्य के बाहर कहीं भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। ये कैसे होगा? फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, या तो MP ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फिर ESB की वेबसाइट से। ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक ही फॉर्म में आपको अपनी पसंद के सभी पदों के लिए प्राथमिकता क्रम मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर देना होगा। अच्छा, एक ही फॉर्म में दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर योग्य हैं तो? जी हाँ, और आपको बताना होगा कि पहली पसंद कौन सी है, दूसरी कौन सी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे? आपको अपनी ताज़ा रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो कैसी होनी चाहिए? हाल की हो, 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, सफेद बैकग्राउंड हो और उस पर आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख साफ साफ लिखी हो। डीट वाली फोटो? हाँ। ओके। इसके अलावा आपके हस्ताक्षर और आपकी लिखावट का एक नमूना, वो वेबसाइट पर टेक्स्ट दिया होगा, उसे अपने हाथ से लिखकर स्कैन करना है। हैंड राइटिंग सैंपल भी? अच्छा जी। फिर जन्मतिथि का प्रूफ, जैसे 8वीं, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। ये सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और ये फोटो, साइन, हैंड राइटिंग, इन सब के साइज और फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रूल बुक में स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, अगर वो मैच नहीं हुए तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, ये टेक्निकल चीजें ध्यान रखनी होंगी। अच्छा, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2025 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से फीस देनी होगी। अच्छा, करेक्शन चार्जेबल है? जी, और ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें शायद सुधार नहीं हो पाएगा, तो ये सब पहली बार में ही बिल्कुल सही भरना है। मोबाइल और ईमेल तो बहुत जरूरी होते हैं आजकल कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अब आखिरी बात, जिस दिन परीक्षा है, एग्जाम वाले दिन क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे जरूरी बात, टाइम पर पहुंचना। हाँ, वो तो है। रिपोर्टिंग टाइम के बाद गेट बंद हो जाते हैं, फिर एंट्री नहीं मिलती। बिल्कुल। और क्या ले जाना है साथ में? अपना एडमिट कार्ड जो ESB की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, और एक असली मतलब ओरिजिनल फोटो वाला पहचान पत्र। ID प्रूफ? जैसे आपका वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक ओरिजिनल ले जाना है। अच्छा, यहाँ आधार को लेकर रूल बुक में थोड़ी कंफ्यूजन थी ना? हाँ, वो है। एक जगह लिखा है कि UIDAI से वेरीफाई किया हुआ ई-आधार मान्य है, लेकिन शायद दूसरी जगह या नीचे कहीं लिखा है कि ई-आधार मान्य नहीं होगा। तो फिर क्या करें? देखिए, सुरक्षित यही रहेगा कि आप अपना ओरिजिनल वाला मतलब जो प्लास्टिक कार्ड आता है वो आधार कार्ड ले जाएं, या फिर कोई दूसरा मान्य ओरिजिनल ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर ID साथ में जरूर रखें। रिस्क क्यों लेना है? सही बात है, ओरिजिनल फिजिकल ID ही बेस्ट है। जी, और परीक्षा हॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ भी तलाशी में मिला या बाद में पाया गया तो उसे अनुचित साधन मतलब अनफेयर मीन्स या UFM माना जाएगा। और उसका नतीजा? उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और शायद भविष्य की परीक्षाओं से भी बैन कर सकते हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। बिल्कुल। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी? हाँ, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, इसलिए अपना आधार कार्ड या कम से कम आधार नंबर जरूर साथ रखें। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी परीक्षा वाले दिन।
तो मेरे ख्याल से हमने मध्य प्रदेश पुलिस की सूबेदार स्टेनो और एएसआई अनुसूची भर्ती 2025 की लगभग सभी खास और काम की बातों पर चर्चा कर ली है। जी, कोशिश तो यही की है। अगर संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या हैं जो याद रखनी है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी योग्यता, खासकर पढ़ाई, सीपीसीटी और अगर जरूरी हो तो शॉर्ट हैंड की स्थिति ध्यान से जांच लें। दूसरा, पक्का करें कि सारे जरूरी सर्टिफिकेट्स 17 अक्टूबर 2025 या उससे पहले के बने हुए आपके पास हों। बिल्कुल। तीसरा, तैयारी दोनों चरणों की करनी है, लिखित परीक्षा की भी और प्रैक्टिकल परीक्षा शॉर्ट हैंड टाइपिंग की भी। दोनों के नंबर जुड़ेंगे। हाँ, ये जरूरी है। और चौथा, सभी तारीखों का फॉर्म भरने की, सुधार की, परीक्षा की कड़ाई से पालन करें। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में भी कहा था, ये नियम किताब काफी विस्तृत है। इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। आरक्षण की गणना कैसे होगी, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा क्या है, यूएफएम के क्या नियम हैं। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी उम्मीदवार सीरियसली अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो एक बार पूरी रूल बुक खुद ध्यान से जरूर पढ़ें। किसी और की बात सुनने से बेहतर है खुद पढ़ लेना। एकदम सही सलाह है। पूरी जानकारी ऑफिशियल सोर्स से लेना ही बेस्ट है। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, ये नियम, योग्यता, परीक्षा, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन ऑफिस वाले मतलब अनुसचिवीय पदों के लिए पुलिस विभाग शायद कुछ ऐसे गुण भी देखता होगा जिनका सीधा टेस्ट नहीं होता? जैसे काम में बहुत ज्यादा सटीकता मतलब एक्यूरेसी, भरोसेमंद होना, रिलायबिलिटी, गुप्त बातों को गुप्त रखने की क्षमता, कॉन्फिडेंशियलिटी, और आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलने की स्किल, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल, ये गुण तो किसी भी ऑफिस जॉब के लिए और खासकर पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही इनका सीधा टेस्ट ना हो, पर काम में तो ये झलकते ही हैं। हाँ, तो शायद इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। जरूर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर हुई हमारी गहरी बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। शुक्रिया।